और हिंदी को तकनीक की दुनिया में और आगे ले जाने के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तकनीकी विकास में बहुत ही रोचक टॉपिक है ये। जो पूरा हिस्सा है पहला, ये पहला पूरा हिस्सा, कुछ लोग बोलते हैं कि व्याकरण है, व्याकरण इसमें नहीं के बराबर है। अगर मैं कहूँ आपसे तो एक 12वां टॉपिक मान लीजिए, अंतिम टॉपिक मान लीजिए, और वो अंतिम टॉपिक क्या है? मानक हिंदी का व्याकरण। एक टॉपिक केवल है व्याकरण के बारे में, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, यानी इसे पढ़ना पड़ता है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, और इसी तरह से पद क्या है, कारक व्यवस्था क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, ये सब कहानियाँ आपने बचपन में सुनी होंगी ना, तो वो सब थोड़ा सा, लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, तो इन सबको बोलते हैं हिंदी भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था। तो ये भी एक टॉपिक के तौर पे है, बहुत इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन हाँ पाठ्यक्रम में है। ये है करीब 17 दिन मुझे लगते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने में। 17 दिन में हम पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक विस्तार में पढ़ने की स्थिति में आते हैं, और उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर लिखने की स्थिति में आ जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, मतलब बाकी खंडों की तुलना में छोटा खंड ही इसको माना जाना चाहिए। ये हुआ हिंदी साहित्य के यूपीएससी के पाठ्यक्रम के पेपर 1 का भाग 1, यानी हिंदी भाषा का इतिहास। अब अगर मैं इससे अगले हिस्से पर जाऊं, और उस हिस्से का नाम क्या है, जो पेपर 1 का पार्ट 2 है, उसको बोलते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और आप में से कुछ लोग अभी इस बात की दुविधा में होंगे कि भाई भाषा, इस दौर की जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी गई है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इसमें, कि पृथ्वीराज रासो मतलब किसने लिखी, चंद्रबरदाई ने लिखी, क्या कहानी थी, किस तरह का साहित्य है, उसमें कौन सा रस है, कौन सा भाव केंद्र में है, और उस समय का बाकी रासो साहित्य कैसा लिखा जा रहा था, क्यों वीरता और श्रृंगार पर इतना ध्यान उस समय के लोगों का था। ऐसी ऐसी बातें उस काल में लिखी गई हैं। जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार, जिसकी बेटी को सुंदर पाया उसकी गर्दन पर तलवार रख दी राजा जी ने जाके, इस तरह की बातें हैं। युद्ध इतना होता है कि उसमें एक पंक्ति आती है कि 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। कि 12 बरस उम्र होती है कुत्ते की, 13 वर्ष उम्र होती है सियार की, और इसी प्रकार एक सच्चे क्षत्रिय की उम्र 18 साल होती है। अगर 18 साल के बाद वो जीवित है तो धिक्कार है उसके ऐसे जीवन। इतना साहस, इतनी वीरता से भरी बातें लिखी गई हैं। जो मर जई है खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खई है मांस, जो मरी है रण खेतन में तो तुम्हारा नाम अमर हो ही जाई। अगर खटिया पर पड़े पड़े मर गए ना, तो कौआ और गिद्ध मांस तक नहीं खाएगा तुम्हारा। मरना है तो रण में जाके मरो, युद्ध में जाके मरो, तुम्हारा नाम अमर हो जाए, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इस तरह का साहित्य लिखा गया जो वीरता से भरा हुआ था, इसको बोलते हैं रासो साहित्य। मतलब रासो साहित्य में आमतौर पर ऐसा साहित्य लिखा गया, और भी ट्रेंड्स उसमें है। फिर आपने एक कवि का नाम सुना होगा, विद्यापति। विद्यापति को मिथिला के लोग दीवाने हैं विद्यापति के, मैथिल कोकिल कहते हैं। उन्होंने पदावली लिखी, कीर्तिलता लिखी, कीर्ति पताका लिखी। तो उनके बारे में पूछते हैं कि क्या ट्रेंड है उनके साहित्य का। और एक व्यक्ति का नाम नहीं बोलूंगा तो अन्याय हो जाएगा, उसका नाम है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि अमीर खुसरो एक सूफी किस्म के व्यक्ति भी थे, राजसी किस्म के व्यक्ति भी थे, और बहुत सारे राजाओं के साथ उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस रहे। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी बड़े अच्छे कनेक्शंस रहे। इतिहासकार भी थे, भाषाविद भी थे, बहुत कुछ थे। बहुत विवाद भी होते हैं। हिंदी की शुरुआती पहेलियाँ, मुकरियाँ उन्होंने लिखी। आपने ये पहली बचपन में जरूर सुनी होगी, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये इन्हीं की लिखी हुई है, और ये क्या है, आकाश के बारे में है। फिर आपने एक फिल्मी गीत सुना होगा जरूर, जिसमें एक लड़की अपने पिता से शिकायत कर रही है, काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे, भैया को दी है बाबुल महला दो महला, हमको दी है परदेस सुन बाबुल मोरे। ये जो कविताएं हैं, ये लिखने वाले व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो हैं। तो इन सब के बारे में छोटे छोटे सवाल आते हैं, और उसके बारे में आपको जवाब देना होता है। आदिकाल का बहुत महत्व हिंदी साहित्य में नहीं है पाठ्यक्रम में, यूपीएससी में। भक्ति काल तो हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी काल है, और इस काल में एक नहीं बल्कि 4 ऐसे महान कवि पैदा हो गए एक साथ, जिनमें से एक का नाम है कबीरदास। और आपने कबीरदास का नाम ना सुना हो ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कबीरदास इतना कुछ कह रहे हैं, कभी गुस्से में, कभी मोहब्बत में। मतलब पूरे 1000 सालों में इतना क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा जितना कि ये व्यक्ति है कबीरदास नाम का। कभी गुस्से में आता है, कभी मौज मस्ती के मूड में आता है, कभी गुरु भक्ति के मूड में आ जाता है तो गुरु गोविंदो खड़े कह देता है। गुस्से में आता है तो फिर वो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडा हो, उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऐसी पंडों पर चोट करते हैं। और जब मौज मस्ती के मूड में आते हैं तो जो बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार ही क्या है, ऐसी बात कहते हैं।
कबीर को पढ़ना एक अनुभव है, कबीर को नहीं पढ़ना एक अपराध के बराबर है। साहित्य के लिए नहीं, एक कायदे का इंसान बनने के लिए कबीरदास को जानना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। कबीरदास के तुरंत बाद में एक और कवि हुए जिनका नाम संक्षेप में कहना हो तो मैं कहूंगा जायसी। पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, जिस पर फिल्म बनी है हाल ही में। एक ऐसा मुस्लिम कवि जिसने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बहुत जोर दिया, यहां तक कि कृष्ण जी की भक्ति पर एक पुस्तक लिखी, कन्हावत नाम की। इसलिए उस समय के हिंदू मुस्लिम समाज को, मतलब कई कवि ऐसे थे जो भड़का रहे थे, पर जो कवि दोनों को जोड़ने के प्रयास में लगे थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जायसी का आता है। फिर एक कवि जिसकी बाल लीलाओं का वर्णन कहा जाता है कि हिंदी में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अच्छा है, उनका नाम सूरदास है। कृष्ण की बाल लीलाएं आपने सुनी ही हैं, वो सूरदास की लिखी हुई हैं। और इन सब तीनों के बाद एक कवि ऐसा भी आया जिसने एक ऐसी पुस्तक लिख दी जो प्रसिद्धि की दृष्टि से दुनिया की सबसे सफल पुस्तक मानी गई, जिसका नाम रामचरितमानस है और कवि का नाम तुलसीदास है। ये चारों के चारों महान कवि एक ही दौर में पैदा हुए जिसको भक्ति काल कहते हैं। और चारों की अलग अलग काव्य धाराएं हैं। उनको पढ़ना होता है कि कबीरदास की धारा, जिसको संत काव्य धारा कह देते हैं, उसकी क्या विशेषताएं थी। जायसी की धारा सूफी काव्य, सूफियों का जो काव्य है, सूफियों का सिद्धांत ये भाव ज्यादा रहता है। और इस काल में जो एक कवि बहुत प्रसिद्ध हुए उनका नाम है बिहारी लाल, और राजस्थान में रहते थे, जयपुर में इनका विशेष काम था। एक और कवि देव नाम के हुए, एक और कवि घनानंद नाम के हुए। इन सब कवियों का बड़ा महत्व है हिंदी साहित्य में। लेकिन पूरे रीतिकाल में अगर आपको एक कवि को चुनना हो जो रिप्रेजेंट करता है ठीक से उस काल को, तो उनका नाम है बिहारी लाल। आपने वो सुना होगा, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननो ही सो बात। ये जो सबसे प्रसिद्ध दोहा, अगर हिंदी साहित्य के कुल 5 दोहे चुनने हो आपको जो सबसे प्रसिद्ध हुए, उनमें से एक दोहा ये है। और ये दोहा लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? बिहारी लाल थे। आधुनिक काल 1850 के आसपास, जब अंग्रेजी शासन भारत में ठीक से स्थापित हो गया था, मध्यकाल के राजा नवाब सब टूटने लगे थे, खत्म होने लगे थे, तो आधुनिकता की शक्तियों ने, प्रिंटिंग प्रेस आ गई, अखबार छपने लगे, चेतना आने लगी, लोग समझने लगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ समझने लगे। तो उस दौर में साहित्य का ट्रेंड चेंज होने लगा। और 1850 से लेकर आज तक कम से कम 7-8 युग हो चुके हैं। जैसे अगर आपको जानना हो तो सबसे पहले एक युग हुआ भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा जरूर। उनके केंद्र का युग 1850 से 1900 तक मोटे तौर पर माना जाता है। फिर एक व्यक्ति आए थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम से युग हो गया द्विवेदी युग। ये बहुत बड़े संपादक थे। 1918 तक ये चला, 1900 से 1918। 1918 से 1936 में एक तीसरा युग आया जिसका नाम है छायावाद। छायावाद में अगर आपने सुना हो तो महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम सुना होगा, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, सुमित्रानंदन पंत का नाम सुना होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो महत्व भक्ति काल का है मध्यकाल के दौर में, वही महत्व छायावाद का है आधुनिक काल के दौर में। 1918 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद का है। फिर प्रगतिवाद आ गया जो मार्क्सवादी साहित्य है। केवल 7 साल का आंदोलन है, 36 से 43। फिर प्रयोगवाद आया जो 8 साल तक चला, 1943 से लगभग 1951 तक। प्रयोगवाद के बाद एक छोटा सा और दौर आया जिसका नाम है नई कविता, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण दौर है, छोटा किंतु महत्वपूर्ण, जिसमें अज्ञेय नाम के एक कवि बहुत प्रसिद्ध हुए। मुक्तिबोध एक और कवि थे जो प्रगतिवाद से निकले थे, वो प्रसिद्ध हुए। और उसके बाद कई छोटे आंदोलन हैं जिनको हम एक साथ मिला के समकालीन कविता कह देते हैं, ताकि उन सबको एक साथ देख के रखा जा सके। आधुनिक काल में एक खास बात और है। आधुनिक काल में कविता के समानांतर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसको बोलते हैं गद्य का विकास। और गद्य का मतलब होता है जिसमें कविता के नियम लागू नहीं होते, छंद नहीं होता, लय नहीं होती, तुक नहीं होती, उसको बोलते हैं गद्य। जैसे मैं जो बोल रहा हूं ये गद्य है। अगर मैं कविता के रूप में कुछ कहूंगा तो वो पद्य के रूप में होगा। गद्य में क्या होता है? उपन्यास होते हैं, कहानियां होती हैं, निबंध होते हैं, और इसी तरह से नाटक होते हैं। ये सारी की सारी विधाएं हिंदी साहित्य में यहां आके अचानक शुरू हो गई, विस्फोट के साथ हो गई। 1850 से पहले कविता का हिस्सा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का मतलब कविता ही कविता, 99% कविता है। आधुनिक काल में आके अचानक ऐसा चेंज हुआ कि धीरे धीरे 80-90% महत्व होने लगा गद्य का और 10-20% महत्व रह गया पद्य का। मतलब एकदम शुरू में नहीं, शुरू में तो 50-50 हुआ। फिर साहित्य में कविता का महत्व और कम होने लगा, गद्य का महत्व बढ़ने लगा। और आज की स्थिति यह है कि गद्य का महत्व कम से कम 90% है और पद्य का महत्व शायद 10% के आसपास ही रह गया होगा। मैं विस्तार की बात कर रहा हूं, मात्रा की बात कर रहा हूं, लिखने वालों की संख्या की बात कर रहा हूं, प्रभाव की बात कर रहा हूं। तो जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो गद्य का इतिहास भी पढ़ते हैं, हिंदी उपन्यास का इतिहास।
हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद से पहले किन लोगों ने लिखा, प्रेमचंद ने क्या क्या कमाल किया, क्या क्रांति कर दी, और फिर प्रेमचंद के बाद कौन कौन सी धाराओं में हिंदी उपन्यास बटा। ऐसे हिंदी नाटक में जयशंकर प्रसाद से पहले किन लोगों ने लिखा, प्रसाद ने क्या कमाल किया, प्रसाद के बाद मोहन राकेश और बाकी लोगों ने क्या किया। हिंदी कहानी प्रेमचंद पे ही चलती है। हिंदी निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनसे पहले के लोग, बाद के लोग, इन लोगों ने किस किस ट्रेंड पे लिखा, इसको बोलते हैं हिंदी गद्य का इतिहास। ये सारा इतिहास आपको पढ़ना होता है पेपर 1 के पार्ट 2 में, लेकिन इसको ऐसे नहीं पढ़ना होता अलग से। दरअसल इसको पढ़ने का सही तरीका है कि पेपर 2 के साथ मिक्स करके पढ़ें। कैसे पेपर 2 के साथ मिक्स करके पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पेपर 2 में हमें काम करते हैं, आपको ध्यान होगा प्रश्न पत्र 2 के भी 2 हिस्से हैं, क और ख। जो पहला हिस्सा है वो हिंदी काव्य है, तो काव्य खंड में कह देता हूं। पेपर 2 का पहला हिस्सा है काव्य खंड, या जिसको मैंने पद्य कहा था पहले, ये वही है। तो पेपर 2 पार्ट 1 अगर आप ध्यान करना चाहें तो इस रूप में इसको मार्क कर सकते हैं ध्यान रखने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें एक तरह से समझिए कि ये प्रैक्टिकल है। जो पहला पेपर है वो सैद्धांतिक है, जो दूसरा पेपर है वो प्रैक्टिकल है। पहले पेपर में आपको ये पढ़ना है कि इस दौर में किस किस तरह का साहित्य लिखा गया। फिर पेपर 2 प्रैक्टिकल है, उसमें से 1-2 रचनाएं सामने रख देंगे कि इन रचनाओं को ठीक से पढ़िए। फिर उन रचनाओं पे सवाल पूछे जाते हैं और पहले और 5वें प्रश्न में कुछ व्याख्याएं पूछी जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में लेकर चल रहा था, एक था आदिकाल, अब आप अपने आप बता पाएंगे दूसरा काल कौन सा था, भक्ति काल था, तीसरा काल था रीति काल, और चौथा काल था आधुनिक काल। अगर मैं इस तरह से डिवाइड करूं इन चारों कालों को, और मैं ये बताना चाहूं कि पेपर 2 के भाग 1 में कौन से काल से किस किस कवि को पढ़ना होता है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आदिकाल में आपको एक भी कवि को नहीं पढ़ना होता है। आदिकाल में पेपर 1 में प्रश्न आ सकता है, पृथ्वीराज रासो पे आ सकता है, अमीर खुसरो पे, विद्यापति पे, पर वो पेपर 1 में पढ़ने का मतलब है बहुत संक्षेप में पढ़ना, 150 शब्दों में पढ़ना। 150 शब्दों के 4 उत्तर तैयार हो गए अमीर खुसरो के बारे में, तो अमीर खुसरो आपके लिए पर्याप्त हो गए। पेपर 2 में कोई रचना पढ़ने का मतलब है थोड़ा सा गहराई के साथ पढ़ना, थोड़ा सा विस्तार के साथ पढ़ना। भक्ति काल के वो चारों कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, इनकी कुछ कुछ रचनाएं पाठ्यक्रम में हैं, कुछ कुछ छंद या दोहे पाठ्यक्रम में हैं। तो उनमें कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, जायसी भी हैं और सूर भी हैं। इससे आप समझ पाएंगे ना संक्षेप में। तो कबीर, तुलसी, जायसी और सूरदास। जायसी की पद्मावत ही पाठ्यक्रम में है, सूर का भ्रमर गीत सारे रचना है, उसके कुछ छंद पाठ्यक्रम में है, तुलसीदास की रामचरितमानस का और कवितावली का एक एक कांड पाठ्यक्रम में है, ऐसे कबीर के कुछ दोहे पाठ्यक्रम में है, वो पढ़ने होते हैं। रीति काल में एक ही कवि पाठ्यक्रम में है और उनका नाम जो मैंने आपसे पहले ही कहा था बिहारी लाल या बिहारी कह देते हैं। बिहारी बिहार के नहीं थे, ये कंफ्यूजन कई लोगों को हो जाता है। बिहारी राजस्थान के थे, उनका संबंध थोड़ा मध्य प्रदेश था, लेकिन राजस्थान में रहे वो जीवन में अधिकांश हिस्से में। ये हुए 5 कवि, 4+1। और आधुनिक काल के 7 कवि आपके पाठ्यक्रम में, जिनके बारे में आमतौर पर एक एक कविता आपको पढ़नी है उनकी। वो 7 कवि कौन है? इनमें से सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, आपने इनका नाम सुना ही होगा। इनकी एक पुस्तक है भारत भारती, वो पढ़नी है। फिर दूसरे कवि आपके पाठ्यक्रम में आते हैं जिनका नाम मतलब निराला हम जानते हैं संक्षेप में, पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तीसरे एक कवि आते हैं प्रसाद नाम के, जिनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद है, ठीक। इसके बाद एक कवि आते हैं दिनकर, जिनका नाम पूरा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद अगर मैं 3 कवि यहां लिख दूं, उनमें से एक का नाम है मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम होता है गजानन माधव मुक्तिबोध। एक कवि हैं जिनका नाम है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और एक कवि हैं नागार्जुन, इनका पूरा नाम, नागार्जुन तो उन्होंने नाम अपना रख लिया था बाद में, तो नागार्जुन भी एक कवि हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, बिहार के रहने वाले थे और कई तरह की रचनाएं लिखी हैं। वैसे वैद्यनाथ मिश्र यात्री नाम से इनको जाना जाता है। अब अगर मैं आपको कुछ देर पहले जो बताया था उससे लिंक करके बताऊं, तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध है द्विवेदी युग से, और वो युग था 1900 से 1918 में, प्रमुख रूप से वो युग चल रहा था। निराला और प्रसाद का संबंध है छायावाद से, जो मैंने आपसे कहा था 1918 से 1936 तक चल रहा था। दिनकर एक तरह से प्रगतिवाद में भी आते हैं, और दरअसल इनका सही नाम एक युग छोटा सा मानते हैं, उत्तर छायावाद। दिनकर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि उनके काव्य की प्रवृत्तियां बहुत मतलब वैरायटी वाली हैं, तो उत्तर छायावाद एक छोटा कालखंड मान के उसमें रखते हैं। मुक्तिबोध और नागार्जुन को प्रगतिवाद में भी रखते हैं, लेकिन मुक्तिबोध और अज्ञेय को, अज्ञेय प्रयोगवादी माने जाते हैं, नई कविता माने जाते हैं। तो मोटे तौर पर आप इन तीनों को मान सकते हैं कि छायावाद के बाद के कवि हैं जिनको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता में
ऐसे अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता में रखा जाता है, मुक्तिबोध को प्रगतिवाद और नई कविता में रखा जाता है, और नागार्जुन के लिए एक काव्यधारा कुछ लोग कहते हैं कि जनवाद जो 1970s में चली फिर से, उसमें रखा जाता है। इन सब की प्रायः एक एक, जैसे अज्ञेय की एक कविता है असाध्य वीणा, वो पढ़नी है। मुक्तिबोध की एक कविता है ब्रह्म राक्षस, वो पढ़नी है। नागार्जुन की 3 कविताएं हैं, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, वो पढ़नी है। छोटी छोटी कविताएं। प्रसाद की एक रचना कामायनी का नाम सुना होगा, उसके 2 हिस्से, 2 सर्ग पढ़ने हैं। निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा और एक है कुकुरमुत्ता, वो पढ़नी है। गुप्त जी की पुस्तक मैंने आपसे पहले ही कहा भारत भारती। ऐसे दिनकर की एक पुस्तक है कुरुक्षेत्र, वो पढ़नी है। ये जो पूरा पाठ्यक्रम है इसको बोलते हैं पेपर 2 पार्ट 1। और कैसे पढ़ना होता है? एक रचना को हम पढ़ते हैं, जैसे क्लास में हम क्या करते थे, जैसे राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है, हम पूरी कविता क्लास में पढ़ते थे ताकि बच्चे उसको समझें। फिर उस पर जो जो प्रश्न बन सकते हैं, 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को लेके उसमें क्या क्या कंटेंट लिखना चाहिए, क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, रटना नहीं होता है, सोचना होता है तार्किक तरीके से कि क्या क्या बिंदु बन सकते हैं, उन बिंदुओं को उसमें रखना, इसको बोलते हैं इस खंड की तैयारी करने का तरीका। और यदि मैं इसके बाद जो इसके बाद वाला एक खंड है वो खंड और निकालूं, जिस खंड को मैं कह सकता हूं कि उस खंड का नाम है गद्य खंड, और अब आपको समझना थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। और यह गद्य खंड का मतलब क्या हुआ? पेपर 2 पार्ट 2, इसको बोलते हैं गद्य खंड। तो गद्य खंड में कौन कौन सी रचनाएं आपको पढ़नी है, मैं इसका आपको हिंट कर देता हूं। इसका हिंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं वो रचनाएं आमतौर पर 4 प्रकार की रचनाएं हैं। कुछ उपन्यास पाठ्यक्रम में है। उपन्यास तो आप जानते हैं क्या होता है ना? एक कहानी जैसी रचना जो बहुत बड़े आकार की हो, मोटे तौर पर उसको बोलते हैं उपन्यास। फिर एक विधा होती है जिसको बोलते हैं कहानी। विधा का मतलब साहित्य का एक रूप, उसकी प्रस्तुतिकरण का एक रूप, उसको बोलते हैं विधा। फिर एक विधा होती है नाटक, जो मंच पर खेला जाता है आमतौर पर। एक विधा होती है निबंध। गद्य की दुनिया में सबसे प्रमुख 4 विधाएं ये मानी गई हैं। और भी विधाएं होती हैं, संस्मरण है, रेखा चित्र है, डायरी है, पर वो विधाएं पेपर 2 में हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। पेपर 1 में हल्का हल्का जिक्र 150 शब्दों का कभी कभी उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। आपके सिलेबस में आईएएस में जो उपन्यास हैं उनकी कुल संख्या 4 है। 4 उपन्यास लगे हुए हैं और बहुत बढ़िया उपन्यास है, उनको पढ़ के तबीयत खिल जाती है, हरी हो जाती है। उपन्यासों में देखें तो एक उपन्यास है गोदान, और मुझे उम्मीद है कि ये सुनते ही आप बता देंगे किसने लिखा है। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। एक उपन्यास है जिसको बोलते हैं दिव्या, बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति पर एक उपन्यास है। यशपाल इसके लेखक है, शानदार उपन्यास है, पढ़ के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा उपन्यास है। और एक उपन्यास जिसको मैं कहता हूं कि वो हिंदी साहित्य में सबसे रोचक उपन्यास है, उसका नाम है मेला आंचल। और आपने सुना ही होगा कि मेला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, बिहार के रहने वाले एक लेखक थे, जिन्होंने बिहार में ही एक काल्पनिक स्थान मान लीजिए पूर्णिया के पास मेरीगंज चुना है, उस ग्रामीण अंचल की कहानी लिखी है। इसको आंचलिक उपन्यास कहते हैं। हिंदी का सबसे महान आंचलिक उपन्यास मेला आंचल है। और एक उपन्यास मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ है जो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में है, कि राजनीति में चीजें कैसे होती हैं, कैसे एक व्यक्ति की मौत का सब लोग इलेक्शन के लिए फायदा उठाते हैं। उसका नाम है महाभूज। छोटा सा उपन्यास है, पढ़ना शुरू करेंगे तो 3 से 4 घंटे में आप उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा उपन्यास है। ये 4 उपन्यास आपको पढ़ने हैं। फिर कहानी की 2 पुस्तकें हैं। एक तो प्रेमचंद हैं, तो उनकी कुछ कहानियां जिसको बोलते हैं प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, संख्या में लगभग 16 के आसपास हैं, उनमें से कुछ कहानियां ध्यान से पढ़नी होती हैं आपको। और एक पुस्तक है एक दुनिया समानांतर, जिसके संपादक हैं राजेंद्र यादव। ये कहानियां पढ़ के तो आपको लगेगा कि आपने जीवन को जीना सीख लिया है, क्योंकि आधुनिक काल के मनुष्य के मन को समझना हो तो इस पुस्तक को तो पढ़ना ही चाहिए। हिंदी साहित्य नहीं भी लेना हो ना, तो आईएएस बनने के बाद इस पुस्तक को खरीद के पढ़ लीजिएगा। जीवन को लेकर आपकी बुनियादी समझ बहुत गहरी हो जाएगी, ये मैं दावे से कह रहा हूं। नाटक आपके पाठ्यक्रम में 3 है, जिनमें से एक नाटक का नाम है भारत दुर्दशा। और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, यदि कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पे भारतेंदु युग पूरा 1850 से 1900 ईस्वी तक चलता है, वही भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दूसरा नाटक है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के लेखक वही हैं जो कामायनी के लेखक भी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद। और तीसरा एक नाटक है जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन ऐसा नाटक है कि उसको जब बच्चा पहली बार पढ़ता है तो एक आध बाल्टी तो आंसू बहा देता है। और उस नाटक के लेखक है मोहन राकेश। बहुत सुंदर कहानी है, जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र के लिए बहुत ही रोचक कहानी मानी जाती है। प्यार मोहब्बत की कहानी है, तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ के। निबंध एक पुस्तक लगी हुई है चिंतामणि, जिसमें से केवल 2 निबंध आपके पाठ्यक्रम में है।
उनमें से एक का नाम है कविता क्या है और एक का नाम है श्रद्धा भक्ति, और इसके लेखक जो हैं उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी की हिंदी साहित्य में बड़ी गहरी भूमिका है। लोग मजाक में कहते हैं कि हिंदी साहित्य के जेम्स बॉन्ड हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना महत्व है उनका हिंदी साहित्य में। और एक दूसरी पुस्तक है निबंध निलय, एक डॉक्टर सत्येंद्र नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है। इस पुस्तक के निबंधों में से आपके पाठ्यक्रम में 7 निबंध लगे हुए हैं, जो लिस्ट आपके सिलेबस में दे रखी है, उनको पढ़ना होता है। ये पूरा सिलेबस है पेपर 2 पार्ट 2 का। अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है। ये तो हो गया सिलेबस, और यदि मैं आपको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार का सिलेबस बताना चाहूँ तो मैं संकेत कर देता हूँ। पेपर 1 का सिलेबस आईएएस उत्तर प्रदेश बिहार का एकदम एक जैसा है, उसमें कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है भी तो वो 1 या 2 दिन का काम है, इतना ही काम है। पेपर 2 में थोड़ी बहुत रचनाएं अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम अगर आपको देना हो तो काव्य खंड में आपको मुक्तिबोध की कविता पढ़नी पड़ेगी अंधेरे में। इसी प्रकार से सुमित्रानंदन पंत की 2 कविताएं हैं, एक का नाम है परिवर्तन, एक का नाम है नौका विहार, वो देखनी पड़ेंगे। गद्य की तरफ आए तो आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए एक नाटक इन्हीं व्यक्ति का भारतेंदु का है, अंधेर नगरी। आपने बचपन में सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, वो जो नाटक है वो पढ़ना होगा। छोटा सा 10 पेज का नाटक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उसमें 5 कहानियां केवल लगी हुई हैं। एक उसमें प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है माँ। एक कहानी राजेंद्र यादव की लिखी हुई है जिसका नाम है जहां लक्ष्मी कैद है। ऐसी उषा प्रियमदा की एक कहानी वापसी है। अज्ञेय की एक कहानी जिसका नाम रोज ऑब्लिक गैंग्रीन, दोनों नाम मतलब दोनों चलते हैं उसके नाम। एक कहानी जयशंकर प्रसाद की है आकाशदीप। ये 5 कहानियां उत्तर प्रदेश में लगी हैं, तो ये 5 कहानियां पढ़नी पड़ती हैं। इसमें से बहुत कुछ नहीं लगा हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो अलग से चीजें लगी हैं वो 3-4 रचनाएं लगी हैं। ऐसी बिहार में जैसे उपन्यास में गोदान लगा हुआ है, साथ में ये तीनों नहीं है, एक उपन्यास शेखर एक जीवनी है। फिर नाटकों में वहां पर एक तो है अंधेर नगरी, इसका मतलब भारतेंदु का, और स्कंदगुप्त की जगह जयशंकर प्रसाद का एक नाटक लगा हुआ चंद्रगुप्त नाम का, वो पढ़ना होता है। और ऐसे ही कविता की दुनिया में जाएंगे तो राम की शक्ति पूजा तो है, साथ में सरोज स्मृति है निराला की कविता, जबकि यूपीएससी में सरोज स्मृति की जगह कुकुरमुत्ता है। तो एक आध कविता एक आध नाटक इसी रचनाकार का यहाँ लगा हुआ है, उसी रचनाकार की दूसरी रचना वहां लगी है, इतना अंतर है। मोटे तौर पर जब यूपीएससी की तैयारियां पूरी कर लेते हैं, अगर आपको उसके बाद उत्तर प्रदेश की तैयारी करनी हो या बिहार की तैयारी करनी हो, तो 10 से 12 दिन का समय पर्याप्त होता है उसी तैयारी पूरी करने के लिए, ये मानकर चलिए। अब मैं आपको अंतिम बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि तैयारी करने के लिए जो सही तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, तार्किक तरीका है, क्या है। देखिए, पेपर 1 में भाषा का इतिहास था, साहित्य का इतिहास था। पेपर 2 में खंड 1 में अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं जल्दी से ताकि कंफ्यूजन ना रहे। पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है पेपर 1, और पेपर 2 में पद्य और गद्य का है। फिर पेपर 1 में भाषा के इतिहास का आपको ध्यान है, सारा अपभ्रंश से लेकर हिंदी के मानकीकरण तक। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये 4 युग पढ़ने हैं, और आधुनिक काल में गद्य का विकास भी पढ़ना है पेपर 1 में। फिर पेपर 2 के पहले खंड में कविताएं हैं, जिनमें से 4 कवि भक्तिकाल के हैं, 1 रीतिकाल के हैं, 7 आधुनिक काल के हैं। और पेपर 2 के खंड 2 में 4 उपन्यास हैं, 3 नाटक हैं, 2 कहानी की पुस्तकें हैं और 2 निबंध की पुस्तकें हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पढ़ने का तरीके की बात आएगी आपके सामने कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो उस सही तरीके को यूं समझें कि सबसे पहली बात, कई लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि पहले हम पेपर 1 पढ़ेंगे फिर पेपर 2 पढ़ेंगे। तो मैं पहली बार समझाना चाह रहा हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग नहीं पढ़ने हैं, साथ साथ पढ़ने हैं, जोड़ के पढ़ने हैं। कैसे जोड़ के पढ़ने हैं? जैसे हम लोग क्लास में क्या करते थे, सबसे पहले शुरुआत करते थे कहानी से। कहानी से इसलिए शुरू करते हैं कि एक नए बच्चे के लिए कहानी पढ़ना आसान होता है, तो कम से कम विषय में प्रवेश उसका आसान हो जाए। अब कहानी पढ़ने के लिए पेपर 1 में कहानी का इतिहास पढ़ना है, और पेपर 2 में कहानी की 2 पुस्तकें हैं, एक प्रेमचंद की है और एक दुनिया समानांतर है। तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले हिंदी कहानी का इतिहास पढ़ते थे 3-4 दिनों में। सबसे पहली कहानी किसने लिखी, फिर कहानी में क्या क्या चेंजेस आए, कहानी और कथा में क्या अंतर है, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में क्या चेंज कर दिया, उसके बाद नई कहानी में क्या परिवर्तन हुआ, ऐसे। और ये सब पढ़ के एक कंटेक्स्ट बन गया, कंसेप्ट बन गया। और जब बन गया तो उसी समय हमने क्या किया, फिर प्रेमचंद की पुस्तक को उठा लिया, 3 दिन में उसको पढ़ा। फिर एक दुनिया समानांतर को उठा लिया, 3 दिन में उसको पढ़ा। और इस प्रकार कहानी खंड पूरा हो गया। कहानी खंड पूरा होने का मतलब है कि पेपर 1 का एक हिस्सा और पेपर 2 का एक हिस्सा खत्म। उसके बाद कहानी के बाद उठा लिया उपन्यास को, और उपन्यास को उठाने का मतलब क्या हुआ कि पहले हिंदी उपन्यास का इतिहास पेपर 1 में, और वो जैसे खत्म हुआ तो हिंदी के 4 उपन्यास पेपर 2 में है, उन 4 को उठाया और इतिहास से लिंक करते हुए उन 4 को पढ़ लिया। फिर हिंदी नाटक ले लिया, पहले नाटक का इतिहास, और नाटक के इतिहास के बाद जो 3 नाटक लगे हुए हैं ऐतिहासिक क्रम में, उसी क्रम में उनको पढ़ते गए, समाप्त कर लिया।
ये जो इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग है इसका महत्व ज्यादा है। इतना करने के बाद हम आते हैं कविता वाले हिस्से पर, और कविता वाले हिस्से पर इसलिए बाद में आते हैं क्योंकि उसमें जो भाषा है वो चलती है प्राचीन और मध्यकाल की भाषा, अवधि है, ब्रज भाषा है कुछ रचनाओं में। अब सबसे पहले इतिहास पढ़ेंगे, आदिकाल। आदिकाल को पढ़ते हुए पेपर 2 का जिक्र नहीं आता है। भक्तिकाल पहले पेपर 1 में पढ़ा, यानी कि साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भक्तिकाल क्या था, उस समय राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक क्या थी, कैसे कैसे भक्तिकाल पैदा हुआ, कौन से कवि थे, कौन सी परंपराएं थी। फिर उन परंपराओं में से एक परंपरा को समझा। एक कभी कबीर का जिक्र है, जैसे कबीर का जिक्र आया पेपर 2 में कबीर का जो हिस्सा उसको उठाया, सारे प्रश्न तैयार कर लिए। फिर बढ़े सूफी काव्यधारा की तरफ। सूफी काव्यधारा को समझा, उसमें जायसी का महत्व समझा, और जायसी जैसे ही आए पद्मावत को उठा लिया, पद्मावत को पूरा समझ के जोड़ के आगे बढ़ते गए। और इसी तरह से बीच बीच में भाषा खंड में भी, जैसे जायसी को पढ़ रहे हैं, तुलसी को पढ़ रहे हैं, तो अवधि भाषा का लिंक वहां से जोड़ दिया। सूरदास को पढ़ते हुए ब्रज भाषा का लिंक वहां से जोड़ दिया। ऐसी भारतेंदु का जब जिक्र आएगा उसको पढ़ते हुए, उनको पढ़ते हुए खड़ी बोली का लिंक जोड़ दिया, या कबीरदास में खड़ी बोली का लिंक जोड़ दिया। जब आप इस तरह से पूरा साहित्य पढ़ते हैं, पेपर 1 पेपर 2 को अलग करके नहीं पढ़ते हैं, जोड़ के पढ़ते हैं, तो आपकी एक ऐसी समझ बनती है कि यहां से वहां, वहां से यहां सुविधाएं ले सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। और पेपर 1 और 2 का ऐसा कोई डिमार्केशन है नहीं। कबीर का रहस्यवाद पेपर 1 में भी आ सकता है, पेपर 2 में भी आ सकता है, कोई अंतर नहीं है। यानी कि ऐसे कम से कम 100 प्रश्न हैं जो पेपर 1 या पेपर 2 में एज इट इज आ सकते हैं। और इसलिए हमेशा अच्छा होता है कि पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़ के पढ़ें। अब सवाल है कि इसको कैसे पढ़ें। हिंदी साहित्य रॉकेट साइंस नहीं है, अपने आप पढ़ना चाहें तो अपने आप पढ़ सकते हैं, क्लास करना चाहें तो क्लास कर सकते हैं। मैंने 1998 के अंत से पढ़ाना शुरू किया था। कई साल पढ़ाने के बाद ये ट्रेंड जो तरीका है इसको हमने अभ्यास करते करते विकसित किया। नोट्स हमारे पास जो क्लास में बनते हैं, दिए जाते हैं, वो बहुत ठोस हैं, पर्याप्त हैं। अगर आप क्लास करने में सक्षम ना भी हो या आपकी इच्छा ना भी हो तो केवल नोट्स से काम चलाएं। नोट्स अगर आपके पास उपलब्ध ना भी हो, कोई दोस्त आपका पढ़ता हो हिंदी साहित्य हमारे यहाँ, उससे क्लास नोट्स लेके पढ़ लीजिए, उससे काम चल जाएगा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 2014 के बाद से लगभग कक्षाएं लेना बंद कर दिया था। तो जो आखिरी बैच था उसकी रिकॉर्डिंग के बेस पे वीडियो क्लासेस हमारे यहाँ खूब चलती थी, जिसमें लगभग 100 क्लासेस हुआ करती थी, प्रोजेक्टर पे होती थी। मैं बीच बीच में जाता था क्लास में बच्चों से बात करने के लिए, उनके टेस्ट होते थे। फिर 2019 में मैंने एक पूरा बैच फिर से पढ़ाया, बहुत विस्तार में, करीब 157 क्लासेस ली, सिर्फ इसलिए कि आईएएस में, यूपी में, बिहार में आज तक जितने प्रश्न आए हैं उनमें से एक भी प्रश्न ना छूटे। एक टॉपिक लिया, जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न कर लिए, समझा दिए, और उसको हमने एक अपने स्टूडियो टीम की मदद से हाई लेवल के जो कैमरे हैं उनसे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद से वो जो हमारा कोर्स है दिल्ली में प्रयागराज की ब्रांच पे चलता है, मतलब प्रोजेक्शन पे चलता है। मुझे हर बैच में 3 बार जाना होता है, एक टीम वहां रहती है जो उन बच्चों की हेल्प करती है। डेली टेस्ट होता है, 157 दिनों में से लगभग 145 दिन तक रोज टेस्ट होता है, जिसमें 3 प्रश्नों का अभ्यास करना होता है। 18 टेस्ट अलग से होते हैं ताकि हिंदी साहित्य पढ़ने के बाद एक भी सवाल ऐसा ना छूटे जो बच्चे की रेंज से बाहर हो। यहाँ तक कि जितने टेस्ट होते हैं उन सबके मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चों को आइडिया रहे कि कैसा उत्तर लिखना था। अभी करीब 6-8 महीने से हमने इस प्रोग्राम को पेनड्राइव कोर्स के रूप में भी लॉन्च कर दिया है। तो यदि आपकी वो क्लासेस करने की इच्छा हो तो आप दृष्टि से पेनड्राइव कोर्स ले सकते हैं। आगे चल के वो ऐप में भी आने वाला है, तो ऐप में भी ले सकते हैं, जिस रूप में पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और यदि आप ये चाहें कि मैं अपने आप पढ़ लूँ तो भी हिंदी साहित्य कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तैयार करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तैयार किया जा सकता है। और उस केस में केवल इतना करें कि नोट्स हमारे किसी विद्यार्थी से मैनेज कर लें या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम हमारा ले लें, उसको पढ़ें। और जब भी आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो कोई टेस्ट सीरीज, चाहे हमारे यहाँ चाहे कहीं और जहाँ भी आपको ठीक लगे, उसका अभ्यास करके ये समझ लें किसी अध्यापक से कि उसमें कहाँ कोई कमी आ रही है, कैसे उसको ठीक करें। और यदि आप हिंदी साहित्य को 4 महीने ठीक से फुल टाइम अगर पढ़ लेते हैं या 6 महीने आधा दिन दे के पढ़ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अशुद्धियां ज़्यादा नहीं करते हैं, आपकी भाषा में प्रवाह है, तो 300 नंबर तो हिंदी साहित्य में लाना एक आसान बात है। बाकी विषयों में 275 अचीवमेंट है, हिंदी साहित्य में 300 नंबर लाना एक आसान बात है। और मज़ा तब है जब आप हिंदी साहित्य में 344 से उससे ज़्यादा नंबर लाएं। पिछले साल यूपीएससी में जो हाईएस्ट मार्क्स आए थे 362 थे एंथ्रोपोलॉजी में, 361 थे मैथ्स में, और उसके बाद मेरी जानकारी में नंबर 3 पे हिंदी साहित्य में ही 344 नंबर थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को चैलेंज दिया हुआ है कि अगर आप 363 नंबर ला के दिखाएंगे हिंदी साहित्य में तो मैं आपको मानूंगा। और उनमें से कुछ की तैयारी सच में ऐसी है कि अगर ऐसा हो गया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, रोमांच होगा, खुशी होगी, आश्चर्य नहीं होगा। आप अगर तैयारी करना चाहें हिंदी साहित्य से तो धूमधाम से करें। और जो ये हमारी पेंडवी क्लासेस हैं उसमें अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करना चाहें तो 12 क्लासेस उसकी अलग से हैं। ऐसे बिहार की तैयारी करना चाहें तो उसकी भी 12-13 क्लासेस अलग से हैं, तो वो भी जोड़ के आप पाठ्यक्रम वहाँ का भी पूरा कर सकते हैं।
तो बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी कि हिंदी साहित्य पे एक आइडिया हमको दीजिए, कैसे तैयारी करें, मैंने विस्तार में आपको समझा दिया और मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई खास डाउट्स बचेंगे नहीं। कुछ दुविधाएं हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दे सकें। और हिंदी साहित्य की 1-2 क्लासेस हमने यूट्यूब पे और भी रखी हुई हैं, आप उनको भी देखें। कुछ 2018 के प्रश्न पत्रों के उत्तर मैंने डिस्कस किए थे, वो भी यूट्यूब पे हैं, उसको भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर राइटिंग का इसमें तरीका क्या होता है। सामान्यतः बहुत मुश्किल नहीं होता है, जो आपने पढ़ा है समझा है उसी बात को उत्तर में लिख देना, यही आपका आंसर राइटिंग है। कोशिश करनी होती है कि हर उत्तर में कम से कम 2-3 प्रमाण आ जाएं, किसी कवि की पंक्तियां आ जाएं, किसी गद्य लेखक की पंक्तियां आ जाएं, उससे आपका उत्तर प्रामाणिक हो जाता है। सिर्फ एक विशेष बात हिंदी साहित्य में ध्यान रखनी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने लंबे समय तक बड़े धैर्य से इस बात को सुना और जल्दी ही फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। Grab deals on casual wear on Meesho. Download the app and get up to 35% off on your first order.